नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम। आरएएस 2022 आगामी जो प्रीलिम्स परीक्षा होगी उसको लेकर के हम सभी लगातार संविधान विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि आपके 150 प्रश्नों के इस प्रश्न पत्र में से 25 प्रश्नों को कवर करता है और काफी महत्वपूर्ण है। पिछली 10 कक्षाओं में हमने काफी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर प्रश्नों के माध्यम से चर्चा की है और उसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो आप सभी हमारी इन कक्षाओं से जरूर जुड़ें। जिन्होंने पीछे की कक्षाएं नहीं देखी वे देखें और लगातार आप इनका लाभ उठाएं, अगर आप बड़े कोचिंग्स में जाने में सक्षम नहीं है तो। इसके अलावा अगर आप नौकरी पेशा है तो भी ये कक्षाएं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके कक्षाओं की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और हमारी आज की कक्षा में मूल अधिकार का जो टॉपिक है उसे कवर अप करेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ताकि हम अगली कक्षाओं में नीति निर्देशक तत्व शुरू कर सकें। तो पिछली कक्षा में हमने संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है उसके कुछ हिस्से को देखा था। आज हम उससे आगे बात करेंगे थ्रू द क्वेश्चंस। अगर आपको ये कक्षा अच्छी लग रही है तो लाइक करने में कंजूसी ना बरतें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारी एप्लीकेशन आरएस जंक्शन को जरूर डाउनलोड करें, ताकि वहां पर दिए गए मटेरियल से आप अपने आरएस परीक्षा में लाभान्वित हो सकें। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की हमारे पहले प्रश्न के साथ में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहला प्रश्न आपके जो अलग अलग प्रकार की रिट्स है उसमें से ही एक रिट है परमादेश, जिसको हम मैंडामस भी कहते हैं। तो आपको बताना है परमादेश रिट को किसके खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है। कौन सा एक है जिसके खिलाफ परमादेश रिट जारी नहीं हो सकती है। ऑप्शंस में है सरकार, राज्यपाल, अदालत और निगम। आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स जरूर लिखें, ताकि आपको यह पता चल सके कि आपको अभी तक कितना ज्ञान है और कितनी कमी है जिसको पूरा करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा राज्यपाल। तो हम इस पर एक बार पूरी चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार क्यों राज्यपाल के खिलाफ ये रिट जारी नहीं की जा सकती। पहले हम समझते हैं परमादेश क्या होता है। परम आदेश शब्द का अगर हिंदी अर्थ निकालें तो हम देखते हैं एक ऐसा आदेश जो कि सर्वोच्च है। वैसे इसका शाब्दिक अर्थ निकाला जाता है हम आदेश देते हैं। यहां पर आदेश देने वाले कौन कौन है? आदेश देने वाले हमारी न्यायपालिका है, जिसको अनुच्छेद 32 में ये अधिकार दिए गए हैं रिट जारी करने के। तो दोनों उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही आपके परमादेश नामक रिट को जारी कर सकते हैं। किसके खिलाफ करेंगे? ऐसे किसी भी सरकार या सरकार के हिस्से, किसी भी निचली अदालत, निगम या फिर अधिकरण, जो भी प्राधिकरण बने हुए हैं, ठीक है, उनके खिलाफ, या लोक प्राधिकरण, ठीक है, और सार्वजनिक काम करने वाले, वैधानिक काम करने वाले कोई भी निकाय जो कि सरकार के विधान के अंतर्गत स्थापित है, जिसके पास शक्ति है जनता को सेवाएं देने की, उन सभी के खिलाफ जो है ये कब जारी किया जाता है? जब वह अपना कर्तव्य निभाने में विफल हो, अर्थात उनको दिया हुआ काम अगर उन्होंने नहीं किया तो ऐसी परिस्थिति में इनके खिलाफ ऐसी रिट जारी की जा सकती है। अब हर पद के साथ कुछ कर्तव्य जुड़े हैं और अगर वो कर्तव्य पूरे नहीं होते हैं तो न्यायालय उन्हें आदेश दे सकता है कि आपको ये कर्तव्य करना होगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने इसे पूरा नहीं किया है। हालांकि इस प्रकार की रिट किसी भी निजी व्यक्ति, मान लीजिए कोई निजी कंपनी है, ठीक है, इसी तरह से गैर संवैधानिक विभाग जिसको संविधान के अंतर्गत स्थापित नहीं किया गया है, संविधान के किसी कानून के अंतर्गत स्थापित नहीं किया गया है, या फिर राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे पद, ये विशेष हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल और इसके अलावा उच्च न्यायालय के केवल मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों के खिलाफ, उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनके खिलाफ रिट जारी की जा सकती है अगर वो अपना काम नहीं करते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ ये रिट जारी नहीं की जा सकती। इसी तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ भी नहीं जारी की जा सकती, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश खुद ही ये रिट जारी करते हैं निचले अदालतों के लिए। तो इस तरह से ये परमादेश नामक एक रिट जारी की जाती है, ताकि किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है, जो कि उसे संवैधानिक रूप से दिया गया है, सरकार द्वारा अपना काम नहीं किया जा सकता, तो उससे काम करवाने की व्यवस्था ये करती है, परमादेश या मैंडामस रिट। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे इन सभी प्रश्नों को एक साथ एक ही जगह पर अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पॉलिटी 1000 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है। 1000 से ज्यादा प्रश्नों का समावेश इसमें होगा। रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस उसमें अपडेट किए जा रहे हैं, जो कि टेस्ट फॉर्मेट में होते हैं और वो बिल्कुल आपको आरएएस परीक्षा जैसा ही अनुभव देने वाले हैं। तो आप सभी इसे ज्वाइन कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पर, आरएस जंक्शन के नाम से प्ले स्टोर पर उपलब्ध है,
और हमारा प्लेटफॉर्म भी है online.arsjunction.com, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं और रेगुलर इसकी प्रैक्टिस आप वहां पर कर सकते हैं ताकि ये आपको हमेशा के लिए कंठस्थ हो सके। चलिए अगला प्रश्न देखें, रिट के कौन से एक प्रकार को बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं स्टे ऑर्डर। आप कई बार देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की गतिविधियों पर स्टे ऑर्डर ले लिया जाता है लोगों के द्वारा, वकीलों के द्वारा। तो ये स्टे ऑर्डर दरअसल एक रिट का ही प्रकार है जिसको हम बोलते हैं प्रतिषेध रिट, प्रोहिबिशन रिट। प्रोहिबिशन या प्रतिषेध का मतलब है किसी काम को करने से मना करना या फिर रोक देना। तो कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति जो कि अधिकार प्राप्त है, जिसको सरकारी दायित्व कुछ सौंपा गया है और वो उस दायित्व का सही तरह से या तो प्रयोग नहीं करता है या फिर जब वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कोई काम करता है तो ऐसे में उसके खिलाफ प्रतिषेध रिट जारी की जा सकती है। अधिकतर मामलों में ये प्रतिषेध रिट किसी अधीनस्थ न्यायालय या फिर अधिकरण द्वारा अपने न्याय क्षेत्र के बाहर काम करने पर की जाती है। और कौन करता है? उनसे ऊपर वाले न्यायालय। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा इस तरह का कोई कार्य नहीं किया जाता है या वो अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर के काम करता है तो उसको रोकना हो कि नहीं तुम ये काम मत करो, ये काम तुम्हारा नहीं है, तो उसके खिलाफ प्रतिषेध रिट उससे ऊपर वाले न्यायालय द्वारा जारी कर दी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई काम किया जाता है और वो काम गलत है या फिर कानूनी तरीके से सही नहीं है, तो ऐसे में ऊपरी न्यायालय में यह व्यवस्था है कि वो उसे रोक सकता है ताकि न्यायपालिकाओं पर, जिनको न्याय की जिम्मेदारी दी गई है, उन पर भी नियंत्रण रखा जा सके। ठीक है। प्रतिषेध संबंधी रिट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरण ये ऐसे हैं जो जिनको न्याय का काम सौंपा गया है, न्यायालय से जुड़े जो सारे काम करते हैं उनको ये दिया गया है। हालांकि प्रशासनिक अधिकरणों के खिलाफ, विधायी निकाय, ठीक है, और निजी व्यक्ति के खिलाफ इसे जारी नहीं किया जा सकता। तो ये भी केवल सरकारी न्यायिक कैपेसिटी वाले लोगों के लिए ही ये जारी किया जा सकता है। प्रशासनिक अधिकरण क्या होते हैं? एक्चुअल में हमारे संविधान में दो अनुच्छेद हैं, 323A और 323B। ये जोड़े गए थे बाद में ताकि कुछ कार्य अलग से जो विशेष प्रकृति के हैं उनको कुछ अलग से ट्रिब्यूनल्स बना करके दिए जा सके। वैसे तो न्यायालय विभिन्न मुद्दों की सुनवाई करते हैं, लेकिन न्यायालयों के अलावा बहुत से ऐसे ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके कंपनी लॉ है, कंपनियां जो है उनसे जुड़े कोई मामले हैं तो उनके निपटारे के लिए कंपनी ट्रिब्यूनल्स जो है बनाए गए हैं, कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, क्लैट और ये सब, तो उनको कुछ काम दिए गए। अब 323A में तो सभी प्रकार के अधिकरण आ जाते हैं और 323B में आते हैं आपके प्रशासनिक अधिकरण। ठीक है। जैसे कि आपके कैट होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और ये कैट जो है ये क्या काम करता है? ये विभिन्न प्रकार के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके विवादों को सुनता है और उनमें वो फैसला देता है। डायरेक्टली उनका ये काम होता है कि न्यायालय में जाने से पहले कैट में ही उन मुद्दों को सुलझा लिया जाए। ठीक है। तो जो ये प्रतिषेध रिट है ये इस प्रशासनिक अधिकरणों के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। इसी तरह से कोई विधायी निकाय, कोई भी ऐसा विधान का निर्माण करने वाला कोई बॉडी है, ठीक है, जैसे कि विधानमंडल हो गया, संसद हो गई, ये सभी विधायी निकायों के रूप में आते हैं, इनके खिलाफ भी ये रिट जारी नहीं किया जा सकता। और निजी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ भी प्रतिषेध रिट जारी नहीं किया जा सकता। इस तरह से जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय हैं वे अपने अधीनस्थ न्यायालय, न्यायिक जितने भी काम करने वाले अधिकरण हैं, जितने भी अर्ध न्यायिक क्वासी जुडिशियल अधिकरण हैं, उन सभी के खिलाफ ये रिट जारी कर सकता है, केवल प्रशासनिक अधिकरण, विधिक निकाय या फिर किसी निजी व्यक्ति को छोड़ करके। तो कोई भी व्यक्ति अपने मनमाने तरीके से काम करना चाहे तो उसे रोका जा सकता है, केवल रोकने का काम। ये केवल रोकने वाला काम करता है, बाकी अन्य कुछ भी इसमें नहीं है। आप जो कर रहे हैं उसे रोक दीजिए, वो आप नहीं कर सकते, इतना ही न्यायालय इसमें कहते हैं। इसके बाद में अगली रिट हमारी आती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रिट प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है? जहां प्रतिषेध में हमने देखा था कि वो जारी नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर एक और रिट आता है हमारा उत्प्रेषण लेख, रिट ऑफ सर्टियोरी। ये जो लेख है ये ना केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक निकायों के खिलाफ बल्कि ये प्रशासनिक अधिकरणों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। तो फिर इसमें और पहले वाले प्रतिषेध में अंतर क्या है ये भी देख लेते हैं। दरअसल क्या है दोस्तों, प्रतिषेध के माध्यम से काम करने से रोका जाता है, लेकिन उत्प्रेषण के माध्यम से क्या किया जाता है? उच्च न्यायालय के द्वारा निचले न्यायालय के पास जो मामला चल रहा है उसे उससे लेकर के खुद के पास ले लिया जाता है और वो खुद उसकी सुनवाई करता है।
तो इसका अर्थ है सूचित करने के लिए कि जो मामला चल रहा है उसको उससे लेकर के और खुद के पास लेकर के फिर कार्रवाई उसी उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। कब किया जाता है? जब कभी कोई भी अपने अधिकार क्षेत्र के बिना कोई काम करता है, नीचे वाला न्यायालय न्याय क्षेत्र का दुरुपयोग करता है, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई काम करता है, या फिर न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, तो क्या होगा? उससे वो कार्य ले लिया जाएगा और लेकर के वो कार्य जो है खुद उच्च न्यायालय उस मामले में फैसला अपना सुनाता है। ठीक है, तो ये ना केवल आपके जो का अर्ध न्यायिक और न्यायिक अधिकरणों के खिलाफ जारी किया जा सकता है, बल्कि प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी, जो सीएटी कैट हमारा है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, उनके खिलाफ भी इसे जारी किया जा सकता है। यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय ने 1991 में की थी, तो उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार इसे इनके खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। हालांकि विधिक निकाय और निजी व्यक्तियों के खिलाफ इसे भी जारी नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर के ज्यादातर जो हमारे रिट्स हैं वो सरकारी अधिकार प्राप्त या न्यायिक अधिकार प्राप्त लोगों के खिलाफ ही जारी किए जाते हैं। अब भी हमारी जो अगली रिट है उस पर हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का मतलब है किस प्राधिकार या वारंट के द्वारा? तो इसका जो आंसर है वो है अधिकार प्रच्छा, क्यो वारंटो। अधिकार प्रच्छा या क्यो वारंटो का मतलब होता है किस अधिकार से आप ये काम कर रहे हैं। वारंट शब्द एक प्रकार का पत्र होता है जो कि किसी व्यक्ति को अधिकार देता है। जैसे आपने देखा हो अरेस्ट वारंट, अरेस्ट वारंट क्या करता है? किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार किसी एक पद को हमने दे दिया, वो अरेस्ट वारंट है। जैसे कि किसी थानाधिकारी को आपने एक मुलजिम या गुनहगार है उसको गिरफ्तार करने का अधिकार दिया, इसलिए कहते हैं ना बिना अरेस्ट वारंट के आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, बिना अधिकार के किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो वो अरेस्ट वारंट इसी तरह का होता है। ठीक है, तो वारंट का मतलब होता है किसी को अधिकार देना, और क्यों वारंटो का मतलब होता है वारंट के लिए क्वेश्चन करना, QUE। ठीक है, क्यों या क्वेश्चन करने का जो तरीका है कि भैया तुम किस अधिकार से ये काम कर रहे हो। कोई भी व्यक्ति किसी पद पर बैठा है, मान लीजिए किसी ने SDM का पद ग्रहण कर लिया, तो वो गलत व्यक्ति है, उसके पास वो अधिकार नहीं है और वो जबरदस्ती उस पद का दुरुपयोग कर रहा है जबकि उसको उसके लिए अथोराइज नहीं किया गया। तो ऐसे में न्यायालय उस व्यक्ति से ये पूछ सकता है कि भैया तुम ये किस अधिकार पर कर रहे हो, और फिर उस व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने से रोक सकता है। तो संविधान द्वारा निर्मित कार्यालयों के खिलाफ भी इसे जारी किया जा सकता है, जैसे कि एडवोकेट जनरल्स, विधानसभा के अध्यक्ष, नगर निगम अधिनियमों के तहत आने वाले अधिकारी, इन सभी के खिलाफ इस तरह का रिट जारी करके, और ऐसा व्यक्ति जिसके पास अधिकार नहीं है फिर भी वो पद का दुरुपयोग कर रहा है, उसको ये रोका जा सकता है। तो ये हैं हमारे 5 प्रकार के रिट। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अनुच्छेद 33 पर प्रश्न को देखिए और उसके बाद मैं आपको अनुच्छेद 33 समझाऊंगा। निम्नलिखित में से किसे सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी आदि पर युक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार है? सशस्त्र बल का मतलब क्या होता है? आर्म्ड फोर्सेस। कौन कौन सी होती हैं? 3, वायुसेना, नौसेना और थल सेना। इन चारों को हम आर्म्ड फोर्सेस के नाम से जानते हैं, सशस्त्र बलों के नाम से जानते हैं, जिनके लिए आज भी पेंशन की व्यवस्था सरकार की तरफ से है, सेंट्रल गवर्नमेंट में। बाकी सभी को NPS की व्यवस्था दी गई है। सेकंड आता है अर्धसैनिक बल। ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे कि CRPF, CISF, SSB, ITBP, इसके अलावा जैसे कि आपका इंडियन कोस्ट गार्ड, ये सभी क्या है? ये सभी गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले विभाग हैं और ये आंतरिक सुरक्षा के मामलों में कार्य करते हैं। जबकि सेना सीधी सीधी आपके सैन्य मंत्रालय के अधीन आती है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अधीन आती है। तो इन सभी पर चूंकि ये सभी देश में सुरक्षा का काम करते हैं, तो आवश्यक है कि इनके जो व्यक्तिगत अधिकार है उनको सीमित रखा जाए, नहीं तो व्यक्तिगत अधिकारों की आड़ में हमारी सेना की मजबूती और सुरक्षा पर, उनकी अनुशासन पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। और इसीलिए इन सभी के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। अनुच्छेद 33 में हमारी संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो इन सब पर युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। युक्त रूप से, जो भी उचित रूप से जो प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जैसे कि बिना परमिशन के बाहर घूमने का अधिकार, जैसे कि अपनी राय या निजी राय को व्यक्त करने का अधिकार, विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार हो गया, कोई संगठन बनाने का अधिकार हो गया। ये सभी आम रूप में सैन्य अधिकारियों को, सैन्य बलों के दल के जो सदस्य होते हैं उनको अवेलेबल नहीं होते। उद्देश्य क्या है? ताकि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहें और अनुशासन में रहें।
संसद के इस अधिकार को किसी भी न्यायालय में आप मूल अधिकारों के हनन के लिए चुनौती नहीं दे सकते। अगर आप एक सैन्य सदस्य हैं तो उनके लिए प्रॉपरली इस तरह का विशेष जो है व्यवस्था की गई है, जैसे कि वो प्रेस में कोई वक्तव्य अपनी तरफ से नहीं दे सकते, कोई राजनीतिक संगठन नहीं बना सकते, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वो नहीं अपने उनके पास नहीं होती है कि वो जो मन में है जो अपनी तरफ से बोल सके जैसे कि बाकी लोग बोलते हैं। तो सैन्य अधिकारियों के लिए और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस और खुफिया जैसे रॉ, आईबी, इनके जो सदस्य होते हैं उनके लिए इस तरह की स्वतंत्रता नहीं होती है। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 34 जो कि बात करता है मार्शल लॉ पर। मार्शल लॉ एक विशेष प्रकार का लॉ है जो कि सेना के शासन से जुड़ा होता है। पहले के समय में क्या होता था कि जब कभी कहीं पर किसी क्षेत्र को विजिट किया जाता था तो लंबे समय तक वहां पर सैन्य शासन रखा जाता था ताकि लोगों को नियंत्रित रखा जा सके। सामान्य प्रशासन लोकतंत्र में चलता है, लेकिन जब आप क्षेत्रों का अतिक्रमण करते थे, अधिग्रहण करते थे तो लॉ मार्शल लॉ लगता था। आज भी देश के किसी क्षेत्र में यदि उपद्रव की स्थिति हो, अशांति हो, दंगे फैल रहे हो, तो ऐसे में सरकार के पास अधिकार है कि वो वहां पर सैन्य शासन लागू कर देगी। सैन्य शासन में शासन अलग प्रकार से होता है, वहां पर पूरी की पूरी जो नागरिक और जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सभी किसके पास आ जाती है? सेना के पास। तो इससे जुड़ा कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। आप सभी ऑप्शंस दे सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में। यह मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है, बिल्कुल सही है। जहां पर भी सैन्य शासन लागू होता है वहां पर लोगों को जो मूल अधिकार हमारे संविधान से मिले उन पर एक प्रतिबंध लग जाता है। दूसरा, मार्शल लॉ की संविधान में व्याख्या की गई है, ये गलत है क्योंकि मार्शल लॉ की संविधान में कहीं पर भी व्याख्या नहीं की गई है। तो हमारा जो बी आंसर है वो गलत है। आइए हम इसके प्रावधान देख लेते हैं क्या क्या है। तो मैंने बताया अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है जब कभी कहीं पर मार्शल लॉ लागू हो, सेना का नियम लागू हो। इसको संविधान में व्याख्यात नहीं किया गया है, लेकिन इसका सामान्य अर्थ है सैन्य शासन। इसके अंतर्गत सेना अपने शासन को अपने कानूनों के हिसाब से चलाती है और जब कभी कहीं पर अशांति, दंगा हो, नियमों को तोड़ा जाए तो वहां पर इसे लागू किया जा सकता है। एक बात आपको ध्यान रखना है, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट है, मतलब अगर सेना के द्वारा भी मार्शल लॉ के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के भीतर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है न्यायालय के द्वारा। तो न्यायालय उस क्षेत्र में भी कार्यरत रहता है और बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट वहां पर जारी कर सकता है, लेकिन मूल अधिकार वहां सस्पेंड हो जाते हैं। यह सैन्य शासन के अंतर्गत होता है। एक और बात आपको ध्यान रखना है, जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति है, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल 3 परिस्थितियों में लगता है। आप सभी जानते हैं, बाहरी आक्रमण होने पर, ठीक है, किसी भी प्रकार की युद्ध की स्थिति होने पर या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपके यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। हालांकि राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लगता है, जबकि मार्शल लॉ को केवल एक छोटे क्षेत्र विशेष में लगाया जा सकता है। पूरे देश में कभी भी मार्शल लॉ नहीं लगाया जा सकता। हालांकि पाकिस्तान जैसे देशों में आप देखते हैं कि वहां पर कई बार मार्शल लॉ की स्थिति देखी गई है। अगला प्रश्न, ये हमारे अनुच्छेद हो गए 34 तक। अनुच्छेद 34 के बाद में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विधानमंडल को दंडित करने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है? तो जो हमने इतने सारे मूल अधिकार के अनुच्छेद देखे, उनमें से कुछ अनुच्छेद ऐसे भी हैं जिनके अंतर्गत राज्य दंड देने के लिए कानून बना सकता है, लेकिन दंड देने का कानून तब होगा जब आप कोई ऐसा कार्य करें जो कि दंड देने योग्य हो। और ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 23। मतलब हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। क्यों? अनुच्छेद 17 आप जानते हैं अस्पृश्यता की समाप्ति की बात करता है, ठीक है। तो अगर आप कहीं पर भी अनटचेबिलिटी का प्रयोग करते हैं, किसी के साथ छुआछूत करते हैं, तो ऐसे में संसद के पास ये अधिकार है। इसका आंसर होगा डी, क्योंकि ये राज्य विधानमंडल मैंने पूछा है, तो राज्य विधानमंडल के पास तो कोई अधिकार नहीं है, ये अधिकार संसद के पास है, ठीक है। मैंने प्रश्न को ध्यान से नहीं देखा, तो राज्य विधानमंडल जो है उसके पास कोई अधिकार नहीं है, ये अधिकार संसद के पास है, इसलिए आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो संसद क्या कर सकती है? अनुच्छेद 35 जो हमारा है वो कुछ विशेष मूल अधिकारों को लागू करने के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है। ये केवल संसद के पास है, राज्य विधानमंडल के पास नहीं। जैसे कि कुछ सामान्य कानून अनुच्छेद 16 में नौकरी से जुड़े कानून बना सकता है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 के अंतर्गत नियम और कानून संसद बना सकती है। 32 में आपके रिट जारी करने के अधिकारों से जुड़े,
33 के अंतर्गत आपके जो सशस्त्र बलों के मूल अधिकार हैं उनसे जुड़े नियम, और 34 के अंतर्गत मार्शल लॉ से जुड़े नियम संसद बना सकती है। ये किसमें दिया गया अधिकार? अनुच्छेद 35 में। कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए संसद को शक्ति दी गई है। इसके अलावा दंडित करने के लिए अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता रोकने के लिए, जैसे कि आप जानते हैं मानव अधिकार रक्षा अधिनियम जो 1976 है, ठीक है, 1976 में जो बनाया गया था। और इसके बाद में अनुच्छेद 23 में बलात्, श्रम, बेगार, इनको रोकने के लिए जैसे बंधुआ मजदूरी निरसन अधिनियम बनाया गया, ठीक है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाए गए। ये सभी अनुच्छेद 23 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 35 में शक्ति दी गई है उसके अधीन बनाए गए हैं। तो अनुच्छेद 35 किस बारे में बात करता है? हमारी संसद की कुछ विशेष शक्तियां जो कि मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए होती है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अभी एक और हमारा अनुच्छेद है, उस पर मैं आगे चर्चा करता हूं, अनुच्छेद 35A पर, जो कि अब हटा दिया गया है। पहले हम 2-3 प्रश्न और देख लेते हैं जो कि कॉमन है पूरे के पूरे मूल अधिकारों में से। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त शिक्षा के अधिकार को कौन से अधिकार का हिस्सा बनाया है? क्या यह जीवन का अधिकार का हिस्सा है, या यह सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार का हिस्सा है, समानता या फिर स्वतंत्रता? उत्तर क्या होगा? जीवन का अधिकार। तो हमारा जो जीवन जीने का अधिकार है उसी के अंतर्गत हमारे यहां पर शिक्षा का अधिकार भी दिया गया है, और वो अनुच्छेद 21 के अलग से जोड़ करके और मौलिक अधिकार बनाया गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। क्लियर है? तो अनुच्छेद 21 में देखो, जीवन जीने का अधिकार अपने आप में एक बहुत बड़ा अधिकार है। जो कोई अधिकार बाकी में सम्मिलित नहीं होता है उसको सीधा जीवन जीने के अधिकार में सम्मिलित कर दिया जाता है। यूपीएससी में बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, आरपीएससी में भी पूछे जाते हैं, जैसे कि और भी आपके जैसे शयन का अधिकार मैंने पहले आपको बताए थे, आपकी जो अभिव्यक्ति है, प्रेस की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इस तरह से अच्छा जीवन जीने का जो अधिकार है, विदेश भ्रमण करने का जो अधिकार है, ये सारे के सारे अधिकार आपके अनुच्छेद 21 में आ जाते हैं। और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, पर्यावरण से जुड़े जो अधिकार है, सारे के सारे अनुच्छेद 21 में सम्मिलित होते हैं। चलिए मौलिक अधिकारों के संबंध में कुछ कथन हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। पहला कथन है संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। बिल्कुल हमने देखा था, यह सही है, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है, ठीक है। तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए नहीं है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार भारत के नागरिकों के लिए भी है और बाहर के नागरिकों के लिए भी है, क्योंकि अनुच्छेद 21 में, क्योंकि भारतीय नागरिकों के लिए केवल अनुच्छेद 14, 15, 19, 29 और 30, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। सॉरी, हाँ, 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 अधिकार हैं जो केवल नागरिकों के लिए है, बाकी जितने भी हैं वो सबके लिए हैं। और अनुच्छेद 19 देश के अंदर और बाहर जाने के नागरिकों के अधिकार की रक्षा करता है। तो ये तीसरा जो है ये भी गलत है, ठीक है। दूसरा भी गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 19 केवल देश के अंदर रक्षा करता है, देश के बाहर के अधिकार को कौन रक्षा करता है? अनुच्छेद 21। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3 जो है ये सही नहीं है। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 35A पर। अनुच्छेद 35A को जोड़ा गया था अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? 370 के अंतर्गत। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में विशेष प्रावधान करता था, ठीक है। और इसमें अनुच्छेद 35A राष्ट्रपति के आदेश से जोड़ा गया था मई 1954 में। तो जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच एक समझौता हुआ, उसके बाद में जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ स्थायी रूप से निवासी जो वहां के हैं, डोमिसिल्स जो हैं, उनको कुछ विशेष अधिकार दिए थे, जिसमें उनको रोजगार का अधिकार, ठीक है, संपत्ति रखने का अधिकार, ठीक है, बसने का अधिकार और लाभ प्राप्ति का अधिकार। ये 4 प्रकार के अधिकार वहां पर मिले थे कि ये 4 तरह की चीजें राज्य में केवल वहां के जो नागरिक हैं, जो वहां के स्थायी निवासी हैं, उन्हीं को दिया जा सकता है। तो लोकल लोगों को ही अधिकार दिए जा सकते थे। अनुच्छेद 35A के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से इसको उस समय स्थापित किया गया था, अनुच्छेद 370 के अधीन। और अभी अगस्त 2019 में, 5 अगस्त 2019 को जो है इस अनुच्छेद 35A को समाप्त कर दिया गया है, वही राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा। तो जिस राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा राजेंद्र प्रसाद जी ने इसको स्थापित किया, उसी को फिर रामनाथ कोविंद जी ने जो है यहां से हटा लिया है। तो अनुच्छेद 35A वर्तमान में नहीं है,
जो कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता था, क्योंकि धारा 370 का जो क्लाउज 1 है उसको यहाँ से कम कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और अनुच्छेद 35A को भी यहाँ से हटा दिया गया। उसके बाद में फिर जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ, राज्य का स्टेटस खत्म करते हुए दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 31 अक्टूबर 2019 से इसे प्रभावी भी कर दिया गया था। तो यह है दोस्तों आप सभी के लिए मूल अधिकारों पर हमारी कक्षा, जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। उम्मीद करता हूं ये आप सभी को पसंद आए होंगे। तो ये बता सकते हैं आप अपने कमेंट के माध्यम से, अपने लाइक्स और शेयर्स के माध्यम से। बाकी आप सभी हमारी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, ताकि आप इनको रिवाइज कर सके। रिवीजन बहुत जरूरी है, एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जितना आप रिवीजन करेंगे, प्रश्न आपके परीक्षा में सही होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।